हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी स्टडी सेंटर में। आज लेके आए हैं सीटेट प्रैक्टिस सेट चौथा। तो दोस्तों, आप लोग पिछली क्लास देख लीजिएगा। पहला, दूसरा और तीसरा प्रैक्टिस सेट ला दिए हैं। अब ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, जुड़ जाइए और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें शुरू करते हैं, ये बाल विकास का भाग है। इसमें शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ए है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, बी है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, तीसरा है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा और चौथा है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो दोस्तों, इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर, इंद्रियों के द्वारा। जन्म से लेकर और 2 वर्ष तक बच्चा अपने इंद्रियों के द्वारा सीखता है। उस समय उसको किसी स्कूल किसी कॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, वो जन्मजात सीखता है। जैसे हाथ मुंह में डाल लेना या छूने से, पकड़ने से वो अनुभव करता है, अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव करता है। और भूख लगती है तो रोता है, चिल्लाता है, किसी से कहता नहीं है, तो वो अपनी इंद्रियों के द्वारा सब कुछ महसूस करता है। इसको पियाजे ने संवेदी अवस्था कहा था। इसको पियाजे ने संवेदी अवस्था कहा था। संवेदी अवस्था कहा था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान। तो दोस्तों, सबसे जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। सबसे जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। इस अवस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, स्थिर। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा बी, स्थिर। क्योंकि वंशानुक्रम या आनुवंशिक गुण ये माता पिता से प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, जो स्थिर होता है, वह बदलता नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। इसमें कौन सा हमारा हो जाएगा? सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा व्यवहार। इसमें हो जाएगा हमारा व्यवहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? विकल्प है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को
एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने में योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा बी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने में योग्य बनाना। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा याद करने, योग्य बनाना और उनकी समझ को विकसित करना। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ये है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। बी, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। सी है वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। ये इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा हमारा सी। इसमें सही हो जाएगा सी। इसमें सी सही हो जाएगा। ये हमेशा सफल होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। वो हमेशा सफल हों, ऐसा नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो इसमें है पहला विकल्प हमारा, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा? एक शिक्षिका अपने कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों उसको विशेष ध्यान के लिए उन्हें अपने समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो इसमें विकल्प है, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा सही? इसमें हमारा सही हो जाएगा शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। छोटे शिक्षार्थियों में पठन के लिए यह कठिनाई नहीं है कि वे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई हो रही है। तो अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। ए है, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। बी, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए नियम बनाना। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो इसमें कौन सा होगा? इसमें विकल्प ए है, व्यवहार का अध्ययन करना, बी है
अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सी, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। डी, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा सही हो जाएगा ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, सिद्धांत के रूप में रचनावाद ये है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। बी है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। सी है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। डी है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है 12, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ए है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने की योग्य है। बी है पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सी है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। डी है बहुत बुद्धिमान है। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दोस्तों बी, इसमें हो जाएगा बी, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। अगला क्वेश्चन है 13, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो इसमें विकल्प है हमारा ए शारीरिक विकास, बी है सामाजिक विकास, सी है संवेगात्मक विकास और डी है बौद्धिक विकास। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, बौद्धिक विकास, इसमें बौद्धिक विकास। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विकास की दर में। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, विकास की दर में। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन ए है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। बी है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्ष के साथ अंतः संबंधित है। सी है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। डी है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही होगा? इसमें हमारा आंसर कौन सा सही होगा? इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा बी, बी सही हो जाएगा। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्ष के साथ अंतः संबंधित है। शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्ष के साथ अंतः संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ओम खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? ए है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। बी है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। सी है इरफान को
सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ ओम होगा। ओम को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। डी है, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। हमेशा बच्चे को जिज्ञासु बनाना है, उसको प्रोत्साहित करना है, न को उसको डिमोटिवेट करना है, उसको हतोत्साहित नहीं करना है, उसको प्रोत्साहित करना होता है। तो उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ए है, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। बी है, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। सी है, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। डी है, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ये शैलियों नहीं, ये शैलियों होगा, शैलियों, शैलियों। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि विकल्प है हमारा ए, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव है। सी है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। डी है, शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बी है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। सी है, सही है। डी है, सही हो सकता है। इसमें हमारा आंसर होगा, इसमें हमारा आंसर होगा ए, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। इसमें पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है? ए, आकलन के लिए सीखना। बी, आकलन का सीखना। सी, सीखने का आकलन। डी, सीखने के लिए आकलन। इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, सीखने का आकलन। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सीखने का आकलन, सीखने का आकलन। सीखने का आकलन। अगला क्वेश्चन है 21, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है?
विकल्प है हमारा सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता, प्रतिवर्ती, अनुक्रमिकता। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? हमारा आंसर सही होगा निरंतरता, बी। बी हमारा आंसर सही होगा बी, प्रतिवर्ती। सॉरी, विकल्प इधर उधर, टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई, विकल्प इधर उधर हो गया है। ये होगा प्रतिवर्ती, बी। बी आंसर होगा। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती, ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती शब्द का अर्थ होता है पुनः प्रारंभ करना, और मानव विकास एक बार परिपक्वता प्राप्त करने पर पुनः नहीं प्रारंभ होता है। प्रतिवर्ती का अर्थ होता है पुनः प्रारंभ करना। प्रतिवर्ती का अर्थ होता है पुनः प्रारंभ करना, पुनः प्रारंभ करना। और मानव विकास एक बार शुरू हो जाए तो फिर वो पुनः प्रारंभ नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। हमारा विकल्प है मुक्त विद्यालयों, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, नियमित विद्यालयों, विशेष विद्यालयों। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? हमारा आंसर सही होगा नियमित विद्यालयों। आंसर हमारा सही होगा नियमित विद्यालयों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? निम्न में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? हमारा विकल्प है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संयोगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। बी है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। सी है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। डी है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संयोगात्मक रूप से सकारात्मक है और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला है। इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा, सही हो जाएगा डी। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। विकल्प है हमारा यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। बी है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। सी है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। डी है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा बी। इसमें हो जाएगा हमारा बी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। ये मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना समृद्ध होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है
सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। विकल्प है ए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, बी है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, सी है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, डी है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मकता का अर्थ होता है नवीन विचार। सृजनात्मकता का अर्थ होता है नवीन विचार, नवीन विचार। और नवीन विचार स्वतंत्र वातावरण में ही आते हैं, नवीन विचार स्वतंत्र वातावरण में ही आते हैं। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। विकल्प है ए अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, बी है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, सी है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, डी है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। दोस्तों शिक्षक को कभी भी प्रश्नों को याद करने के लिए नहीं कहना चाहिए। शिक्षक हमेशा बच्चों को प्रश्न के उत्तर को पढ़कर उसे समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, न कि उसको रटने के लिए। रटना मना है, रटना मना है। इसमें बच्चों को रटना नहीं बताया जाता, रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, उनको समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उनको समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। ए है सत्र परीक्षा, बी है प्रश्नोत्तर और खेल, सी है दत्त कार्य, डी है मौखिक प्रश्न। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी दत्त कार्य, दत्त कार्य। अगला क्वेश्चन है 29, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। ए सभी पाठों के व्यवस्थित रूप से दोहराना, बी शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य, डी है सघन अभ्यास कार्य। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी समुचित उपचारात्मक कार्य। हमारा आंसर हो जाएगा समुचित उपचारात्मक कार्य। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। उसमें गलती क्या हो गई, उसके सीखने में क्या कमियां रह गई हैं, इसके लिए उसका निदान करना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए, उस कमियों को दूर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। इसमें हमारा विकल्प है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, बी है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, सी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, और डी है विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। दोस्तों इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा डी विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के साधन के रूप में। तो दोस्तों आज
का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आज ये था बाल विकास का 30 प्रश्न। अब अगला आएगा हिंदी का। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि इससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें मदद मिल सके और अच्छे से अच्छा करने की। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।